ट्रिक्स इंस्टीट्यूट के सभी साथियों को प्यारा सा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी तक हमने भारतीय संविधान के भाग 1, भाग 2, भाग 3 को कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात कर रहे हैं भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 समझ रहे हैं, नीति निर्देशक तत्व। और ये कहां से लिए गए हैं इसको भी समझ जाए। इसका स्रोत क्या है? आयरलैंड से लिए गए। क्लियर? अब देखिए अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद भी साथ में लिखते हैं। अनुच्छेद कितना है तो 36 से 51, 35 तक हमने पढ़ा था। अब बात करेंगे 36 से 51 की। तो इनको समझते हैं। सबसे पहली बात तो आप यह समझ लेना कि जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, इन दोनों में मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर क्या है। देखो, मूल अधिकार भाग 3 में थे और कहां से ले गए थे? अमेरिका से ले गए थे। अनुच्छेद कितना था तो 12 से 35। एक अंतर तो ये हो गया। दूसरी बात, दूसरा अंतर क्या था? जो ये मूल अधिकार थे ये वाद योग्य थे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो नागरिक न्यायपालिका की शरण में जा सकता है, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं अगर इनका हनन होता है तो हम न्यायपालिका की शरण में नहीं जा सकते। इसका मतलब यह है कि ये वाद योग्य नहीं होते। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब एक चीज इसमें आती है कि जो डीपीएसपी, इनको डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। ठीक है, डीपीएसपी की प्रकृति किस प्रकार की होती है तो इनकी प्रकृति सकारात्मक होती है। कैसी होती है? सकारात्मक प्रकृति होती है। एक तो ये याद रखना। दूसरी चीज इसमें एक बात और याद रखना कि जो डीपीएसपी है ये सामाजिक आर्थिक न्याय के प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए इनको कल्याणकारी तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, जो डीपीएसपी है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। अर्थात ये कल्याणकारी तत्व होते हैं। कैसे तत्व होते हैं? ये कल्याणकारी तत्व होते हैं। तो पूछा जाता है निम्न में से कौन से कल्याणकारी तत्व होते हैं, तो जो डीपीएसपी है ये कैसे तत्व होते हैं? कल्याणकारी तत्व होते हैं। अब इनके आर्टिकलों की बात करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं आर्टिकल 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा। अभी आपने पढ़ा था पिछली क्लास में कि आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, तो आर्टिकल 36 में भी राज्य की परिभाषा दी गई है। इसमें क्या कहा गया है कि आर्टिकल 36 में राज्य की वही परिभाषा होगी जो कि आर्टिकल 12 में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है निम्न में से किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है, तो 12 में भी है और 36 में भी दी गई है। क्लियर है? इसके बाद बढ़ते हैं आगे आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 में दो बातें कही गई है। पहली तो कि जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी वाद योग्य नहीं होते। वाद योग्य नहीं होते मतलब इनके हनन होने पर हम न्यायपालिका की शरण में नहीं जा सकते। ठीक है, नहीं होते। एक तो ये वाद योग्य नहीं होते हैं, इसको याद रखना। दूसरी चीज क्या याद रखनी है, जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी वाद योग्य तो नहीं होते हैं, साथ में राज्य जब अपनी नीतियां बनाता है, अपनी पॉलिसी बनाता है, तो इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। ठीक है, राज्य अपनी नीतियां बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखेगी। ठीक है, तो राज्य क्या करेगा, जब अपनी पॉलिसी बनाएगा, नीतियां बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। ये इसमें कहा गया। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्टिकल 38 की। इसमें क्या कहा गया है कि जो डीपीएसपी है, आर्टिकल 38 में कहा गया है डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्व सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। तो इसको याद रखना कि जो डीपीएसपी है ये 3 प्रकार के न्याय प्रदान करते हैं। सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं।
क्लियर हो गया। अब बात करते हैं 39, इसको समझना ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आर्टिकल 39, क्योंकि इसमें कई सारे पार्ट है, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे 5-6 पार्ट है, 6 पार्ट है टोटल। इन 6 भागों की हम बात करते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया है कि डीपीएसपी जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनमें कहा गया है कि राज्य क्या करे, जीविका के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए, ठीक है। तो राज्य क्या करेगा, जीविका के पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा, जीविका के पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए, अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, प्रदान करने चाहिए। राज्य के द्वारा, राज्य जीविका के पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा, ऐसे लिख देता हूं मैं, ठीक है। मतलब यह है कि राज्य को जीविका के, लोगों के जीविका के पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए, ये इसमें कहा गया है, ठीक है, आर्टिकल 39 के ए में। दूसरा क्या कहा गया है कि मानवीय संसाधन होते हैं और भौतिक संसाधन। अब देखो, एक मानवीय संसाधन है, मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन। मानवीय संसाधन तथा भौतिक संसाधनों का क्या होना चाहिए, संसाधनों का समान वितरण किया जाना चाहिए, संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए, समान वितरण होना चाहिए, ठीक है। और यहां पर क्या कहा गया तीसरे में, आर्थिक जो संसाधन होते हैं, आर्थिक संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए, समान वितरण किया जाना चाहिए, वितरण होना चाहिए, ठीक है। मतलब सभी लोगों को संसाधन, जो देश के अंदर जो रिसोर्स है, वो सभी लोगों को समान रूप से मिलने चाहिए। अब देखो अगले 3 समझो, अगले तीनों में क्या कहा गया, देखो एक में नंबर 4 में कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। किसको, स्त्री पुरुषों को, याद रखना, स्त्री पुरुषों को, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बहुत, स्त्री पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए, समान वेतन दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें 4th में कहा गया। नंबर 5 में क्या कहा गया, इसको भी समझना, नंबर 5 और 6 भी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो, ये स्त्री पुरुषों, स्त्रियों के बारे में है तो इंपॉर्टेंट है, ये श्रमिकों के बारे में है तो ये भी इंपॉर्टेंट है, और छठा किसके बारे में है, बच्चों के बारे में है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, श्रमिकों के स्वास्थ्य व शक्ति के शोषण को, स्वास्थ्य व शक्ति के शोषण को रोका जाना चाहिए, शक्ति के शोषण को रोका जाना चाहिए, शोषण को रोका जाना चाहिए, ये इसमें कहा गया, रोका जाना चाहिए। क्लियर हो गया। अब छठे में देखो क्या कहा गया, बच्चों के व्यक्तित्व का विकास किया जाना चाहिए, बच्चों के व्यक्तित्व का विकास किया जाना चाहिए, व्यक्तित्व का विकास किया जाना चाहिए, विकास किया जाना चाहिए, ये इसमें कहा गया। अब एक बार फिर से देखिए, 36 से 39, 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा। 37 में क्या है, एक तो कहा गया है कि ये वाद योग्य नहीं होते, वाद योग्य नहीं होते, ठीक है। दूसरा क्या कहा है कि राज्य अपनी नीतियां बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखेगी। इसके बाद 38 में 3 प्रकार के न्याय की बात की है, कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करते हैं। अब 39 को बहुत अच्छे से समझना। सबसे पहले कहा गया है कि जीविका के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए राज्य के द्वारा, ठीक है। दूसरा कौन कौन से संसाधन है, 2 तरीके के संसाधन है, एक मानवीय संसाधन और जो भौतिक संसाधन होते हैं उनका क्या होना चाहिए, समान वितरण होना चाहिए। तीसरे में किस प्रकार के संसाधनों की बात की है, आर्थिक संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए। चौथा किससे संबंधित है, स्त्री पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। और 5वां क्या है, श्रमिकों के स्वास्थ्य व शक्ति के शोषण को रोका जाना चाहिए। और 6ठे नंबर में क्या है, बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए, ठीक है। तो ये 6 भाग इसके अंतर्गत है। तो ये 39 तक हमने यहाँ पर देख लिया। अब आते हैं 39 का ए। 39 का ए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक जो इंपॉर्टेंट थे 36 इंपॉर्टेंट था, और इसके अलावा 38 भी पूछा जाता है, 39 भी पूछा जाता है। 36, 38, 39 आप लोग इंपॉर्टेंट भी साथ साथ में लिखते रहना, ठीक है। 36 राज्य की परिभाषा है, 38 में क्या है, 3 प्रकार के न्याय की बात की है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। और 39 में विशेषकर जो लास्ट के 3 लिखे हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि एक तो
स्त्री पुरुषों के समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। और दूसरा श्रमिकों के लिए कहा गया है कि उनके स्वास्थ्य व शक्ति के शोषण को रोका जाना चाहिए। और तीसरा बच्चों से संबंधित है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन तीनों पर आप लोग विशेष रूप से फोकस करेंगे। अब 39 के एक ही बात आती है, यहां पर देखो 2 बार आपको यह संशोधन मिलेगा, 42वां संशोधन। 42वां संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आपने फोकस करना है। आर्टिकल कितना है 39 का ए, 39 का ए। इसमें क्या कहा गया है कि 42वां संशोधन, देखो 42वां संशोधन कब हुआ, संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, के द्वारा। ठीक है, क्या जोड़ा गया कि इसमें कहा गया है कि निःशुल्क क्या दिया जाना चाहिए, विधिक सहायता उपलब्ध होनी चाहिए, विधिक सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, सहायता उपलब्ध की जानी चाहिए, की जानी चाहिए। ये इसमें कहा गया निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब लीगल एडवाइस जो होती है वो निःशुल्क होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखो अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, इनको 41, 42, 43, अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 43 का को। ठीक है, इन पर आप लोग फोकस करेंगे। सबसे पहले तो मैं 40 में आ रहा हूं, फिर 41, 42, 43 एक साथ समझेंगे। 40 को आप समझो, इसमें क्या कहा गया है, ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। और कई बार एग्जाम में ये पूछ भी दिया है। ठीक है, अब आप इसको 40 को बहुत अच्छे से याद रखना। अब बात करते हैं 41, 41, 42, 43, देखो इनको एक साथ समझना, 41, 42, 43 और फिर 43 का ए। सबसे पहले देखो ये 3 के 3 किससे संबंधित है, रोजगार से संबंधित है। 43 में 2-3 पॉइंट है, इन 2-3 पॉइंटों को समझेंगे। इसमें तो कहा गया है रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए, क्या प्रदान किया जाना चाहिए, रोजगार। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया है, रोजगार जहां पर करेंगे वहां की उचित दशाएं होनी चाहिए। ठीक है, कार्य करने की कैसी दशाएं होनी चाहिए, उचित दशाएं, उचित दशाएं, वहां पर दशाएं कैसी होनी चाहिए, अच्छी दशाएं होनी चाहिए। ठीक है, काम करने के लिए। और इसमें क्या कहा गया है, रोजगार मिलना चाहिए, कार्य करने की उचित दशाएं, और फिर वेतन भी कैसा मिलना चाहिए, जीवन निर्वाह योग्य। इसमें क्या कहा गया है कि जीवन निर्वाह योग्य क्या मिलना चाहिए, निर्वाह योग्य वेतन मिलना चाहिए, योग्य वेतन मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को समझो, पहले रोजगार, फिर कार्य करने की अच्छी दशाएं, और फिर जीवन निर्वाह योग्य वेतन। और साथ में क्या कहा गया, देखो दूसरा क्या कहा गया, अवकाश का भी पूर्ण सदुपयोग होना चाहिए। जो अवकाश होते हैं उनका भी क्या होना चाहिए, अवकाश का पूर्ण सदुपयोग, पूर्ण सदुपयोग होना चाहिए, सदुपयोग। ठीक है, इसको भी याद रखना। तीसरी चीज क्या कही गई है, जो कुटीर उद्योग होते हैं, कुटीर मतलब समझ रहे हो, एक तो लघु उद्योग होते हैं, एक कुटीर उद्योग होते हैं, मतलब जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं। कुटीर उद्योगों को क्या किया जाना चाहिए, प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। ठीक है, कुटीर उद्योगों को भी प्रोत्साहन, उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, प्रोत्साहन। ये 3 चीजें सब ये किससे संबंधित है, रोजगार। अब यहां पर देखो रोजगार के साथ साथ क्या है, शिक्षा है, रोजगार कॉमा शिक्षा तथा लोक सहायता कॉमा लोक सहायता मिलनी चाहिए। लोक सहायता मतलब सरकारी सहायता मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। जैसे विधवा पेंशन होता है, वृद्धावस्था पेंशन होता है, या फिर जो बच्चों को निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था होगी या निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होगी, ये सारी चीजें ये किसके अंतर्गत आती हैं, ये लोक सहायता के अंतर्गत इनको रखा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि रोजगार, शिक्षा तथा लोक सहायता मिलनी चाहिए, दी जानी चाहिए। यहाँ रोजगार देने की बात है, यहाँ कार्य करने की उचित दशाएं, जहां पर व्यक्ति काम करेगा तो उसके लिए भी क्या होनी चाहिए, उचित दशाएं भी होनी चाहिए, वहां पर कार्य करने की अच्छी दशाएं होनी चाहिए। तीसरा क्या है, जीवन निर्वाह योग्य वेतन भी दिया जाना चाहिए। ठीक है, 43 तक हो गया। अब आता है आर्टिकल 43 का ए, इसको याद रखना, 43 का ए। 43 का ए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। इस पर फिर से 42वां संशोधन आया। 42वां संशोधन कब हुआ,
संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया। अब इसमें क्या जोड़ा गया देखो, ये भी उसी से संबंधित है। किसी से संबंधित? रोजगार से संबंधित। क्या कहा इसमें? प्रबंधन में किसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए? प्रबंधन में श्रमिकों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। प्रबंधन में श्रमिकों की क्या होनी चाहिए? हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये हिस्सेदारी होनी चाहिए, ये इसमें कहा गया। मैनेजमेंट में श्रमिकों को भी शामिल किया जाना चाहिए। मतलब ये हो गया कि प्रबंधन में श्रमिकों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये किस में कहा गया? आर्टिकल 43 के ए में। क्लियर हुआ? तो यहां तक की चीजें तो हमारी क्लियर होगी। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्टिकल 44, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विशेषकर उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप लोग ध्यान देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आर्टिकल 44 की। अब बात करते हैं आर्टिकल 44। उससे पहले देखो एक बार इनको रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल 36 में हमने क्या देखा? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36, ठीक है। आर्टिकल 37 क्या था? इसमें दो बातें की थी। एक तो ये वाद योग्य नहीं होते, पहला। दूसरा क्या कहा हमने? राज्य अपनी नीतियां बनाते समय, राज्य अपनी नीतियां बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखेगी। फिर 38 में क्या कहा कि नीति निर्देशक तत्व के 3 प्रकार के न्याय प्रदान करते हैं। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करते हैं, ठीक है। इनको याद रखेंगे। इसके बाद हमने आर्टिकल 39 की बात की थी। 39 में विशेषकर आप ये 3 चीजों को याद रख लो। एक तो स्त्री पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। स्त्री पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान किया जाएगा। दूसरा हमने क्या देखा था? दूसरा देखिए नेक्स्ट हमने क्या कहा था? एक तो स्त्री पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। दूसरा श्रमिकों के स्वास्थ्य व शक्ति के शोषण को रोका जाना चाहिए। स्वास्थ्य व शक्ति के शोषण को रोका जाना चाहिए, इस पर बात की थी। और तीसरा बच्चों के व्यक्तित्व का विकास किया जाना चाहिए। बच्चों के व्यक्तित्व का विकास, ठीक है, व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। तो ये 3 बातें हमने आर्टिकल 39 में देखी थी। फिर 39 के ए में हमने क्या कहा था कि निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता मिलनी चाहिए। निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। तो ये 39 का ये था। फिर 40 में क्या कहा था? ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए। ग्राम पंचायतों का गठन किसमें है? आर्टिकल 40 में। अब 41, 42, 43 इनको एक साथ समझेंगे। 41 में क्या कहा? रोजगार दिया जाना चाहिए, शिक्षा दी जानी चाहिए, और क्या कहा हमने साथ में? लोक सहायता, लोक सहायता, ठीक है। ये तीनों पॉइंट को याद रख लेना। रोजगार, शिक्षा और लोक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। और इसके साथ ही हमने इसी में आर्टिकल 42 में क्या देखा? कार्य करने की न्यायोचित दशाएं, कार्य करने की उचित दशाएं, ठीक है। करने की उचित दशाएं हमने कहा, उचित दशाएं। क्लियर हो गया? तो ये भी क्लियर है हमारा। और 43 में हमने क्या कहा? यहाँ रोजगार कहा हमने, कार्य करने की उचित दशाएं और जीवन निर्वाह योग्य वेतन। जीवन निर्वाह योग्य क्या मिलना चाहिए? निर्वाह योग्य वेतन, ठीक है, जीवन निर्वाह योग्य वेतन। और इसके साथ ही साथ इसमें एक चीज और क्या जोड़ी थी हमने? एक कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। और तीसरा पॉइंट क्या जोड़ा था इसमें? कुटीर उद्योगों के साथ साथ अवकाश का पूर्ण सदुपयोग, अवकाश का पूर्ण सदुपयोग होना चाहिए, ठीक है। तो ये 43 तक हो गया। इसके बाद 43 का ए पढ़ा था हमने। 43 का ए क्या पढ़ा था हमने? इसको भी याद रखेंगे। 43 के ए में क्या था? प्रबंधन में श्रमिकों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। प्रबंधन में श्रमिकों की हिस्सेदारी, ठीक है। ये भी 42वें संशोधन द्वारा था और ये भी 42वें संशोधन 1976 के। क्लियर हो गया 43 तक सारी चीजें। अब आगे बढ़े और बात करते हैं आर्टिकल 44, ठीक है। इनको याद करते हुए चलना, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, थोड़ा सा फोकस करोगे तो। और ये अगर आपने आर्टिकल 1 से लेकर के 51 के क तक अगर सारे याद कर लेते हो तो आपका यहाँ से पॉलिटिकल का लगभग 60-70% आपका इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए ध्यान रखेंगे कि इन आर्टिकलों को एक एक करके किसी भी तरीके से बिल्कुल अच्छे से समझते हुए इनको याद कर लो।
अब बात आ रही है आर्टिकल 44 की। आर्टिकल 44 में किसकी बात की गई है? समान नागरिक सहायता, समान नागरिक सहायता, ठीक है, समान नागरिक संहिता कहते हैं, समान नागरिक संहिता, ठीक है, कॉमन सिविल कोड जिसे कहा जाता है, समान नागरिक संहिता। अब देखिए समान नागरिक संहिता, मैंने आपसे कहा था कि उत्तराखंड स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उत्तराखंड में जब चुनाव हो रहे थे उससे पहले दिन ही मुख्यमंत्री जो अभी पुष्कर सिंह धामी है उन्होंने कहा था कि भाई हम समान नागरिक संहिता पर काम करेंगे, और इन्होंने एक समिति बनाई है, उसके अध्यक्ष कौन है उसको भी याद रखना, रंजना प्रकाश देसाई इनका नाम है, रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है। तो इससे संबंधित जो समिति बनी उसके अध्यक्ष कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। क्लियर हो गया? तो समान नागरिक संहिता का मतलब क्या होता है इसको भी समझना, कि सभी धर्मों के लिए समान नियम बनाना ही समान नागरिक संहिता कहलाता है। और गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें समान नागरिक संहिता को लागू किया गया है और किसी भी राज्य में नहीं है। तो इसके लिए उत्तराखंड में इसे लागू करने के लिए सरकार यहाँ पर प्रयास कर रही है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं आर्टिकल 45 की। अनुच्छेद 45 क्या है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है ये आर्टिकल 45। इसको आप लोग ध्यान रखना, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया। 86वां संशोधन है 2002। अब देखिए ये जो 86वां संशोधन है ना, 42वां तो इंपॉर्टेंट है ही है, 42वां 44वां, लेकिन ये 86वां भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने मूल अधिकार जब पढ़ा था आर्टिकल 21 का ए, उसमें हमने कहा था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया है, ये कहा था हमने। अब यहां पर क्या है देखो, जो 6 वर्ष से कम आय के बच्चे हैं, 6 वर्ष से कम आय के बच्चों की, कम आयु के बच्चों की प्राथमिक देखभाल, बच्चों की प्राथमिक देखभाल को इसमें रखा गया, प्राथमिक देखभाल, ठीक है। पहले क्या था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा आर्टिकल 45 में था, लेकिन बाद में यहाँ पर संशोधन किया गया 86वां संविधान संशोधन 2002, उसके द्वारा जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा है उसे बना दिया गया मूल अधिकार आर्टिकल 21 का ए, और यहाँ पर क्या रख दिया, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्राथमिक देखभाल को रख दिया गया। क्लियर हो गया? तो 44 समान नागरिक संहिता, 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्राथमिक देखभाल। अब बात करते हैं आर्टिकल 46 को समझना ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 3 के 3 इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, SC ST वर्ग के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था से संबंधित है, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था। तो आप लोगों से मैं शुरू से कहते आ रहा हूं कि सरकार को क्या करना चाहिए, SC ST वर्ग के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, ये इसमें कहा गया है नीति निर्देशक तत्व में। और ये जरूरी नहीं है कि ये लागू हो, बस ये है कि सरकार इनके लिए अपनी नीतियां बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखेगी, और जो सरकार इनको लागू करती है तो उस सरकार को कल्याणकारी सरकार माना जाता है, ठीक है। और अब मैंने शुरुआत से ही कहा कि जहां पर महिलाओं की बात आती है या बच्चों की बात आती है या फिर अल्पसंख्यक वर्गों की बात आती है या फिर SC ST और पिछड़े वर्ग की बात आती है, तो वो सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए आपने ध्यान रखना है, जैसे हमने 21A पढ़ा है ना, उसके अलावा जैसे 15 का 4 16 का 4 इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि उनमें भी क्या था, आरक्षण से संबंधित था। और ऐसे ही 21 का ए इंपॉर्टेंट हो गया। और यहाँ पर 39 में जो 3 पॉइंट देखे थे, स्त्री पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, और श्रमिकों के लिए कहा गया था, वो भी इंपॉर्टेंट। बच्चों के व्यक्तित्व के विकास की बात थी, वो भी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही देखो ये भी यहाँ पर क्या है, SC ST वर्ग के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की बात इसमें कही गई है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 46 भी हमारा कंप्लीट। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 47, इसको समझना। आर्टिकल 47, इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, दोनों पॉइंट को याद रखेंगे आप। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इसमें जीवन स्तर की बात की गई है। किसकी बात की गई है? जीवन स्तर को ऊपर उठाया जाना चाहिए, नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया जाना चाहिए। पोषाहार की व्यवस्था होनी चाहिए उनके लिए। किसकी व्यवस्था होनी चाहिए? उनका जो पोषाहार है वो अच्छा पोषाहार की व्यवस्था राज्य के सरकार के द्वारा की जानी चाहिए। और तीसरा क्या है, स्वास्थ्य में भी सुधार किया जाना चाहिए, स्वास्थ्य में सुधार, ठीक है। तो इसकी बात की गई है, ये नागरिकों के
सुधार से संबंधित है। जीवन स्तर को ऊपर उठाया जाना चाहिए, पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाया जाना चाहिए और स्वास्थ्य में सुधार किया जाना चाहिए। इसके अलावा इसी में एक पॉइंट क्या जोड़ दिया गया कि जो मादक पदार्थ हैं, मादक पदार्थों के प्रयोग पर रोक लगनी चाहिए, मादक पदार्थों के प्रयोग पर रोक होनी चाहिए, प्रयोग पर रोक होनी चाहिए। ठीक है, रोक होनी चाहिए कहा गया है, लेकिन सरकार आप देखते ही हो कि जगह जगह पर शराब की भट्टियां खोल दी गई है ना, तो फिर रोक कैसे लगेगी? तो अब वो सरकार के लिए सबसे बड़ा राजस्व का भी एक स्रोत हो गया है, तो सरकार उस ऐसी कोई सरकार होगी नहीं कि भाई जो उसको रोक दे, क्योंकि उसको राजस्व उसी से मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें कहा गया मादक पदार्थ मतलब नशीली चीजें जो होती है उनके प्रयोग पर क्या होना चाहिए? रोक होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो आर्टिकल 48 में आ जाओ। आर्टिकल 48 क्या है? इसमें देखो, इसमें भी 2 पॉइंट रखे गए। 2 पॉइंट क्या क्या है? एक तो कहा गया है कृषि व पशुपालन जो होता है, कृषि व पशुपालन में अब देखो ये तो नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने से संबंधित है। ये क्या है? ये पशु के जीवन स्तर से संबंधित है ना। कृषि व पशुपालन में उन्नत तकनीकों का प्रयोग होना चाहिए, उन्नत तकनीकों का प्रयोग होना चाहिए, उन्नत तकनीकों का प्रयोग। ठीक है, और एक तो ये कहा गया। दूसरे में क्या कहा गया है कि पशुवध पर रोक होनी चाहिए, पशुवध पर रोक लगनी चाहिए, पशुवध पर रोक लगनी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें विशेषकर गौ हत्या पर रोक की यहाँ पर बात कही जाती है। ठीक है, तो गौ हत्या पर रोक होनी चाहिए, ये किस में रखा गया? तो आर्टिकल 48 के अंतर्गत ये आता है। क्लियर हो गया? अब हमने कौन कौन से आर्टिकल देखे? देखो 44 क्या है? समान नागरिक संहिता। 45 क्या है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्राथमिक देखभाल। 46 से क्या है? SC ST वर्ग के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की बात है। 47 में क्या है? एक तो जीवन स्तर है, पोषाहार है और स्वास्थ्य की बात की गई है और मादक पदार्थ के पर रोक लगाने की। और 48 किससे संबंधित है? कृषि व पशुपालन में उन्नत तकनीक है और पशुवध पर रोक होनी चाहिए। क्लियर हो गया? अब सबसे बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर चलते हैं, आर्टिकल 48 का ए, उसको समझते हैं और फिर उसके बाद 50 और 49 50 और 51। ठीक है, बस इतने ही है गिने चुने। अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ आर्टिकल 48 का ए। 48 का ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में से है, उस पर आप लोग ध्यान देंगे। 44, 45, 46 तीन के तीन इंपॉर्टेंट थे, अब 48 का ए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल लिखेंगे 48 का ए। 48 के ए में क्या रखा गया? देखो पहले तो ये किस संशोधन द्वारा है? ये भी 42वें संशोधन, तीसरी बार आ गया, देख लो 42वें संविधान संशोधन 1976। आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट संशोधन है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि राज्य क्या करेगा? पर्यावरण वन व वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा, वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा, यह सुरक्षा का प्रयास करेगा। ठीक है, तो प्रयास करेगा ये इसमें रखा गया। ठीक है, कौन करेगा? राज्य का काम है कि वह पर्यावरण वन व वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रयास करे। यह आर्टिकल 48 के ए में रखा गया है और 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। अब बताइए 42वें संशोधन से कौन कौन से जुड़े? सबसे पहले 39 का ए क्या था? निःशुल्क विधिक सहायता। फिर कौन सा जुड़ा? आर्टिकल दोबारा कौन सा था? 43 का ए, उसमें क्या था? 43 के ए में जल्दी से याद करो, 43 के ए में क्या था? प्रबंधन में श्रमिकों की हिस्सेदारी। और तीसरा क्या है? 48 का ए, इसमें क्या है कि पर्यावरण वन व वन्य जीव की सुरक्षा का प्रयास। क्लियर हो गया? अब चलते हैं 49 में। 49 को समझो। आर्टिकल 49 क्या है? देखो आर्टिकल 49 क्या है? जो ऐतिहासिक स्थल होते हैं, ऐतिहासिक स्थलों के स्थान है, स्मारक है या राष्ट्रीय महत्व के जो स्थान है। ठीक है, तीन चीजें क्या क्या है? ऐतिहासिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल है, या फिर जो स्मारक है, स्मारक, या फिर राष्ट्रीय महत्व के जो राष्ट्रीय महत्व के स्थान है, राष्ट्रीय महत्व के स्थल। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के जो स्थान है उनका संरक्षण, स्थानों का संरक्षण। क्लियर हो गया? स्थानों का संरक्षण। जैसे ऐतिहासिक स्थलों में जैसे उत्तराखंड की बात करते हैं
तो उत्तराखंड में ऐतिहासिक स्थल जैसे यहाँ के ऐतिहासिक स्थल जैसे कई सारे नौले बने हुए हैं, ऐतिहासिक नौले हैं, है ना, उनका संरक्षण। ऐसे ही देखो कई सारे किले बने हैं, जैसे मल्ला महल का किला, तल्ला महल का किला, ठीक है, ऐसे कई सारे किले हैं, उनका संरक्षण। या फिर जैसे पुराने कत्यूरी शासकों द्वारा बनाए गए भवन वगैरह हैं, मंदिर बनाए गए हैं, और चंद शासकों द्वारा बनाए गए मंदिर भवन, इस तरीके की चीजें, वो जो ऐतिहासिक स्थल है उनको क्या होना चाहिए, उनका संरक्षण होना चाहिए। इसके अलावा स्मारक है, जो स्मारक पुराने प्राचीन स्मारक बने हुए हैं उनका संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व के स्थान जैसे फूलों की घाटी है और पूरे राष्ट्र का के महत्व का है, तो ऐसे जो राष्ट्रीय महत्व के स्थान है इन सब का क्या होना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए। अब आ जाओ आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 50 में क्या कहा गया है कि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को क्या किया जाना चाहिए, न्यायपालिका को अलग अलग किया जाना चाहिए, अलग अलग किया जाना चाहिए, ठीक है, किया जाना चाहिए। कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। जैसे एक कार्यपालिका है, एक विधायिका है, एक न्यायपालिका है, तो ये कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग होनी चाहिए। ऐसा न हो कि कार्यपालिका ही न्याय देने लगे, है ना। कुछ क्षेत्रों में जैसे हम देखते हैं कि डीएम है, अब कार्यपालिका का हिस्सा है लेकिन वो न्याय भी कर लेते हैं, है ना। तहसीलदार है, ये भी न्याय का भी काम कर लेते हैं, या फिर पटवारी वगैरह हो गए, ये छोटे मोटे जो न्याय देने के काम होते हैं उनको भी कर लेते हैं, तो ये अलग अलग होने चाहिए, ये इसमें कहा गया। अब लास्ट आता है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 का संबंध किससे पूछा जाता है, तो जो देश की जो विदेश नीति होती है ना, विदेश नीति का ये आधार है। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विदेश नीति का आधार किस आर्टिकल को माना जाता है, तो यह विदेश नीति का आधार है। विदेश नीति का क्या है, आधार है। अब इसमें क्या कहा गया है कि जो संधि समझौते होते हैं ना, संधि समझौते, अन्य देशों के साथ जो संधि समझौते होते हैं उनका क्या किया जाना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। मतलब हमारे जो अन्य देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा है, जैसे इसमें नंबर 1 लिख लो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का प्रयास होना चाहिए, सुरक्षा का प्रयास करना चाहिए, सुरक्षा का प्रयास, ठीक है। मतलब जानबूझ करके किसी देश के साथ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। और सभी राष्ट्रों के साथ न्याय व सम्मानपूर्ण संबंध होने चाहिए। सभी राष्ट्रों के साथ क्या होने चाहिए, सभी राष्ट्रों के साथ न्याय व सम्मानपूर्ण संबंध, न्याय व सम्मानपूर्ण क्या होने चाहिए, सम्मानपूर्ण संबंध होने चाहिए, ठीक है, संबंध होने चाहिए। तो ये इसमें कहा गया है। और तीसरी चीज क्या कही है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून व संधियों का सम्मान होना चाहिए। जो अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं, राष्ट्रीय कानून व संधियों का सम्मान, व संधियों का क्या होना चाहिए, संधियों का सम्मान होना चाहिए, ठीक है। तो ये इतनी चीजें इसमें दे रखे हैं। तो इसके साथ ही आर्टिकल 51 तक हमारी ये कंप्लीट हो गया, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। तो आप अब इनको नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 तक इनको बिल्कुल अच्छे से तैयार करो, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मूल कर्तव्यों के बारे में, ठीक है। चलिए, तो ये नीति निर्देशक तत्व भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और मूल कर्तव्यों की बात करेंगे। एक एक करके इनको बहुत अच्छे से देखना, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। एक बार मैं जल्दी से इनको बता दे रहा हूँ, 2 मिनट में आप लोग एक बार जल्दी से रिवीजन कर लो कि हमने क्या क्या इसमें देखा। देखो, सबसे पहले कहाँ से शुरू हुए, आर्टिकल 36 से क्या दिया था, राज्य की परिभाषा। फिर उसके बाद हम आए आर्टिकल 37 में, क्या कहा, वाद योग्य नहीं होते। दूसरा, राज्य अपनी नीतियां बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। आर्टिकल 38 में देखो, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की हमने, ठीक है। 39 में क्या देखा, स्त्री पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। दूसरा, श्रमिकों के स्वास्थ्य व शक्ति के शोषण को रोका जाना चाहिए। तीसरा, हमने क्या कहा, बच्चों के व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। फिर इसके बाद हम चले थे 39 के ए में, क्या कहा था हमने, निःशुल्क क्या होना चाहिए, निःशुल्क विधिक सहायता मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद 40 में आए तो हमने क्या कहा, ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है। 41 में क्या कहा, रोजगार शिक्षा दी जानी चाहिए, रोजगार शिक्षा व लोक सहायता, शिक्षा व लोक सहायता की हमने बात की, लोक सहायता, ठीक है। इसके बाद हमने 42 में क्या कहा, रोजगार के अलावा कार्य करने की उचित दशाएं होनी चाहिए, उचित दशाएं, ठीक है, ये भी क्लियर हुआ।
फिर उसके बाद 43 में क्या कहा, जीवन निर्वाह योग्य क्या मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए। और क्या होना चाहिए, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। और तीसरी चीज क्या कहा हमने, अवकाश का पूर्ण सदुपयोग होना चाहिए। ठीक है, फिर 44 में 43 का ए, 43 का ए भी देखेंगे। 43 के ए में क्या था, इसमें हमने कहा 43 के ए में जो प्रबंधन में किसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, श्रमिकों की हिस्सेदारी। 44 में हमने क्या कहा, समान नागरिक संहिता। 45 में हमने क्या कहा कि 6 वर्ष से कम आय के बच्चों की प्राथमिक देखभाल। 46 में हमने क्या कहा कि SC ST वर्ग के बच्चों की प्राथमिक देखभाल या फिर SC ST वर्ग के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था। अब आ जाओ 47 में। 47 में हमने क्या कहा कि स्वास्थ्य, जो नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया जाना चाहिए। एक तो जीवन स्तर की यहाँ पर बात की थी, दूसरा देखो इसी में हमने क्या कहा था, मादक पदार्थों के प्रयोग पर रोक होनी चाहिए। अब आ जाओ 47 के बाद 48 में, इसमें क्या कहा था कि उन्नत तकनीकों का प्रयोग होना चाहिए। किसमें, कृषि व पशुपालन में। कृषि व पशुपालन में किसका प्रयोग होना चाहिए, उन्नत तकनीकों का प्रयोग होना चाहिए। दूसरा 48 में इसी में हमने क्या कहा था कि पशु वध पर क्या होनी चाहिए, रोक होनी चाहिए। और 48 के ए में हमने क्या कहा था, पर्यावरण की यहाँ पर बात की, पर्यावरण और इसके अलावा वन व वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रयास होना चाहिए। 49 में हमने क्या कहा, ऐतिहासिक जो स्थल है उनकी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, ऐतिहासिक। और 49 के बाद 50 में हमने क्या कहा कि कार्यपालिका व न्यायपालिका को क्या करना चाहिए, कार्यपालिका न्यायपालिका को अलग अलग किया जाना चाहिए। क्लियर हो गया। और लास्ट 51 में हमने क्या कहा, यह किसका आधार है, विदेश नीति का आधार है। ठीक है, तो ये थे आर्टिकल 36 से 51। क्लियर हो गए। तो सभी लोग इनको तैयार करो और इसके बाद हम चलेंगे अगले मूल कर्तव्यों में। तो अभी के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।